Hello everyone. So in the previous class we had discussed about the Ghaznavid Empire. In that we discussed about its rise of the Ghaznavid Empire, various invasions, their significance, and finally the decline of Ghaznavid Empire. Now today we will discuss about the Ghurid Empire. In that we will discuss about the rise of Ghurid Empire, then various invasions, their significance, and finally the decline of Ghurid Empire. So, the Ghurid dynasty was a Persian dynasty of Eastern Iranian Tajik origin, which ruled from the 8th century in the region of Ghor and became an empire from 1175 to 1215 CE. तो जो घुरीद डायनेस्टी थी वो एक पर्शियन डायनेस्टी थी और जिनका ओरिजिन था इरानियन तजिक ओरिजिन. तो ईरान तजिकिस्तान ओरिजिन था उनका, विच रूल्ड फ्रॉम 8th सेंचुरी. और घोर रीजन ऑफ अफगानिस्तान उसमें वो 8th सेंचुरी से रूल कर रहे थे. बट वो एम्पायर कब बनता है? फ्रॉम 1175 टू 1215 CE. तो मैप में देखें तो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ घुरीद एम्पायर. यहाँ पे ये गजनी रीजन था और इसके पास में यहाँ पे देयर वाज द घोर रीजन. सो दैट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ घुरीद एम्पायर. The Ghurids were centered in the hills of Ghor region in the present-day central Afghanistan, where they initially started out as local chiefs. तो जो घुरीद रीजन था वो अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान के सेंट्रल हिली रीजन्स में था और इनिशियली वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था एज लोकल चीफ्स और स्लोली उनकी जब पावर बढ़ती गई तो जो घुरीद्स थे उन्होंने अपना एक बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था विद देयर मेन पावर सेंटर एट द घोर रीजन ऑफ अफगानिस्तान. So they gradually converted to Sunni Islam after the conquest of Ghor by the Ghaznavid ruler Mahmud of Ghazni in 1011. तो ग्रेजुअली वो इस्लाम, सुन्नी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे और इसका मेन जो पॉइंट था, रीजन था, वो था द कॉन्क्वेस्ट ऑफ घोर बाय गजनविद रूलर महमूद ऑफ गजनी. तो जब महमूद ऑफ गजनी ने घोर रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था, उसकी कॉन्क्वेस्ट कर ली थी, तो द रीजन ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सुन्नी इस्लाम. द घुरीद्स इवेंचुअली ओवररैन द गजनविद व्हेन मुहम्मद ऑफ घोर सीज्ड लाहौर एंड एक्सपेल्ड द गजनविद्स फ्रॉम देयर लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड. तो हमने पढ़ा था कि जब गजनविद एम्पायर का डिक्लाइन आया आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी, तो जो लेटर गजनविद थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उनका जो पावर होल्ड था वो भी काफ़ी लिमिटेड था, वो वीक हो गए थे और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दे वर ओवर रैन बाय द घुरीद्स, बाय स्पेशली द मोहम्मद ऑफ घोर. तो मोहम्मद ऑफ घोर ने इवेंचुअली गजनविद जो पावर थी उसको ख़त्म कर दिया और अपना घुरीद एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था. एंड दैट हैपन दैट स्टार्टेड विद द सीज ऑफ लाहौर. तो जब लाहौर को घोरी ने गजनविद एम्पायर के होल्ड से निकाल के अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया लाहौर में, तो दैट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द रूल ऑफ मोहम्मद घोरी इन इंडिया. सो मैप में देखें तो दिस वॉज द घुरीद एम्पायर का जो मेन सेंटर था घोर रीजन में, अफगानिस्तान के सेंट्रल अफगानिस्तान रीजन में, और यहाँ पे लेट गजनविद्स थे जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे. तो इवेंचुअली जब मोहम्मद घोरी ने यहाँ पे अटैक करके इनको रिप्लेस कर दिया और स्लोली उसने अपना इस्टेब्लिश जो एम्पायर था वो टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड फ्रॉम द अफगानिस्तान, दैट इज़ टुवर्ड्स इंडिया, उसने इस्टेब्लिश कर लिया था और स्लोली उसका घुरीद एम्पायर जो था वो इस तरह से एक्सपैंड हो रहा था. और उस टाइम पे देखें तो कंटेम्प्रेरी डायनेस्टीज और भी थी इंडिया में. फॉर एग्जांपल जो नॉर्दर्न इंडिया में राजपूत्स थे लाइक चौहान्स, गढ़वाल्स, देन चंदेल्स, गोहिलास, परमार्स, कालाचूरीस, और जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहाँ पे कामरूप थे, बंगाल में सेन्स थे, और वेस्टर्न साइड पे चालुक्यास थे. यहाँ पे मेन जो कर्नाटक और महाराष्ट्र पेनिनसुला एरिया है वहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यास थे, ईस्टर्न गंग्स थे उड़ीसा वाली साइड पे, देन नीचे ककातियास थे, कदम्ब थे, होयसालास, चोलास, चेरास एंड
पांड्यास। तो ये कंटेम्परेरी उस टाइम पे डायनेस्टीज थी। तो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर नहीं था उस टाइम पे इंडिया में, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोकल किंगडम्स थी। तो दैट वाज द मेन रीजन कि इंडिया में कोई सेंट्रलाइज्ड स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी। तो इसीलिए फॉरेन पावर्स को इस टाइम पे एक एडवांटेज था कि वो इंडिया पे अटैक करके अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड वहां पे बना सके। और इसी तरह से पहले गजनवीद एम्पायर आया और उसके बाद में घुरीद एम्पायर आया। सो घुरीद एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर द रूल ऑफ मुइजुद्दीन मोहम्मद घुरी, who ruled from 1175 to 1206 CE. So at its maximum at its apex, this was the territory of Ghurid Empire. Then we come on to the invasions of Ghori. So घोरी का इंडिया पे या बाकी जगह पे अटैक करने के रीजन क्या थे? So the most important one was that Ghori wanted to emulate the success of Mahmud of Ghazni. तो जिस तरह से महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया में अटैक करके एक अपना बड़ा एम्पायर बनाया था, उसी तरह से जो घोरी था वो भी उसी चीज़ को एम्यूलेट, दैट इज उसी चीज़ को कॉपी करके वैसा ही अपना एक बड़ा एम्पायर बनाना चाहता था विद इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड एट गजनी। तो घोरी कैप्चर्ड मुल्तान इन 1175 CE. Then subsequently the Ghurids defeated the Ghaznavids and conquered Lahore in 1186. तो घुरीद ने गजनवीद्स को हरा दिया था और फाइनली उन्होंने लाहौर को कॉन्कर कर लिया था 1186 CE में। और इसी के साथ में उनका जो रूल है दैट इज द घुरीद एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद में इन 1178 ही अटैक्ड गुजरात but was defeated by the army of Solanki king Bal Mool Raj in the battle of Kasharta. तो 1178 CE में उसने गुजरात पे भी अटैक किया था, but he was defeated by the army of Solanki king Bal Mool Raj in the battle of Kasharta. Now after this defeat, Ghor built a strong base at Punjab. तो जब गुजरात में उसको डिफीट मिली तो उसके बाद में उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया पंजाब। सो इन द लाहौर रीजन, पंजाब रीजन, वहां पे उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया था। मीनवाइल चौहान्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम तोमार्स एंड पृथ्वीराज चौहान वांटेड टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी टू पंजाब। तो जब पंजाब में उसका अपना अलग बेस उसने बना लिया था और उसी टाइम के दौरान जो चौहान्स थे उन्होंने दिल्ली को तोमार्स से कैप्चर कर लिया था। और जो पृथ्वीराज चौहान किंग था वो चाहता था कि अब वो अपनी टेरिटरी को नॉर्थवर्ड एक्सपैंड करे, दैट इज टुवर्ड द पंजाब एक्सपैंड करे। और पंजाब में क्या था? घोरी का बेस था। तो इसकी वजह से उनमें एक बैटल होती है, दैट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, दैट वाज फॉट बिटवीन द आर्मी ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी इन 1191 AD or CE, we will say, so CE, over the rival claims of Tabar Hind Fort, that is in Bathinda, Punjab. So the first battle of Tarain जो थी वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुई थी in 1191 CE, और वो किसके लिए हुई थी? तबर हिंद फोर्ट के क्लेम के लिए, and that is in Punjab. Now although Ghori was defeated, so this is important कि in the first battle of Tarain Muhammad Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan, but there was a little attempt from Prithviraj Chauhan to further consolidate his position in Punjab. तो although पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को वहां पे हरा दिया था, बट उन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया कि वो अपनी पावर को पंजाब में कंसोलिडेट कर लें, जिसकी वजह से फर्दर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है इन 1192 AD, विच हैड द ऑपोजिट आउटकम्स, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान was defeated and मोहम्मद घोरी emerged victorious. तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान was victorious, while in second battle of Tarain, Muhammad Ghori emerged victorious. However, Ghori left Indian affairs in the hands of his trusted slave Qutbuddin Aibak, who was in charge of the Ghurid territories in northern India. तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में घोरी ने जीत पा ली थी, बट घोरी लेफ्ट इंडियन अफेयर्स।
तो बिकॉज उसके जो नेटिव रीजन है घोर रीजन में वहाँ पे कुछ रेबिलियंस हो रहे थे, तो उसकी वजह से ही लेफ्ट इंडिया एंड वेंट बैक टू घोर रीजन ऑफ अफगानिस्तान। और जाते जाते जो अपना सारा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका सिनेरियो था वो उसने अपने ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले सौंप दिया। सो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज इन चार्ज ऑफ द घुरीद टेरिटरीज इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया की जो घुरीद टेरिटरीज थी उसमें ऑलरेडी कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो इंचार्ज थे उस जगह के। तो घोरी ने जाते हुए अपना सारा जो राजपाट था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और ही वेंट बैक टू घोर रीजन ऑफ अफगानिस्तान। Now, during that time also, another military commander, Bakhtiyar Khilji, he attacked Bengal, which was under the Sen dynasty, and destroyed the University of Nalanda and Vikramshila. तो एक और मिलिट्री कमांडर बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे अटैक किया था और ही डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला। Now, what were the significance of Ghori's invasions? The first one was that there was establishment of Muslim rule in India. So Muhammad of Ghor's conquests, culminating in the Second Battle of Tarain in 1192, established a permanent Muslim presence in Indian subcontinent. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या था कि इंडिया में एक परमानेंट मुस्लिम प्रेजेंस आ गई थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 इन विच घोरी वॉज विक्टोरियस। तो उसके बाद से एक मुस्लिम प्रेजेंस परमानेंटली इंडिया में आ गई थी। देन सेकेंड वन वॉज हिज स्लेव एंड रीजेंट कुतुबुद्दीन ऐबक लेटर फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत। तो अपने जिस ट्रस्टेड स्लेव के हाथों में घोरी ने सब कुछ अपना इंडिया का जो टेरिटरीज थी वो सौंप दी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बाद में दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट की थी, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो वहीं से मेनली मुस्लिम रूल इन इंडिया की स्टार्ट होती है जब कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में अपनी दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। द घोरी इन्वेजन्स लेड टू द डाउनफॉल ऑफ Hindu states, mainly the Hindu Shahi rulers, and the rise of Muslim dominance in the region. तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तो परमानेंट मुस्लिम प्रेजेंस आ गई थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखी तो उसके बाद में देयर वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। सबसे पहले आई दिल्ली सल्तनत, उसके बाद में आएगा मुगल रूल, और देन अनदर वाज द डाउनफॉल ऑफ हिंदू स्टेट्स एंड द राइज ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस इन द रीजन। तो इसके बाद में जो मेडिवल इंडिया है उसका मेनली जो सारा टाइम पीरियड है दैट इज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम रूल इन इंडिया। देन सेकेंड वन इज द पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। द घोरीज इन्वेजन्स लेड टू द एंड ऑफ मल्टी स्टेट सिस्टम इन इंडिया and beginning of centralized political administration under a monarch, which was the political ideal of Muhammad Ghori. तो जैसे अभी हमने पीछे मैप में देखा कि इंडिया में उस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं थी, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोकल रूलर्स थे जो अपना किंगडम्स को चला रहे थे। तो जब घोरी के इन्वेजन हुए, एक जो मुस्लिम डोमिनेंस परमानेंटली इंडिया में इस्टेब्लिश हो गई, सो दैट लेड टू द एंड ऑफ मल्टी स्टेट सिस्टम इन इंडिया एंड देयर वाज द बिगिनिंग ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक रूलर, एक स्ट्रॉन्ग रूलर था, एक सेंट्रल रूलर था जिसके अंडर में बाकी एक बहुत सारा बड़ा रीजन था, तो दैट बिकेम प्रोमिनेंट। सो अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर अ मोनार्क began in Indian subcontinent. They exposed the inadequacies of the Hindu kings in defending their kingdoms against foreign incursions. तो हमने पढ़ा था कि बिकॉज राजपूत किंगडम्स जो नॉर्दर्न इंडिया में थी दे हैड बिकम वीक, तो उसका फायदा उन्होंने उठाया मुस्लिम पावर्स ने। दे देन इन्वेडेड इंडिया, अटैक्ड एंड एस्टैब्लिश्ड देयर परमानेंट प्रेजेंस इन द सबकॉन्टिनेंट। The invasions led to the growth of new dynasty known as the slave dynasty. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी स्लेव डायनेस्टी, एक नई डायनेस्टी शुरू की थी, और दैट आल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। Then the Ghori's invasions also led to the spread of communalism and anti-religious feelings towards the non-Muslim religions. तो मुस्लिम पावर का डोमिनेंस हो गया उस टाइम पे इंडिया में, एंड दैट आल्सो लेड टू द
spread of communalism in India. So these were the political and social changes. That is, there was end of multi-state system in India. एक centralized political administration आ गई थी जो कि एक monarch के अंडर थी. Then हिंदू किंग्स जो हिंदूशाही रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स थे, वो भी वीक थे. और उसके बाद में एक नई डायनेस्टी आ जाती है दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. Then the cultural exchanges. The Ghoris invasions initiated a period of cultural exchange between the Indian subcontinent and the Islamic world, impacting art, architecture and the society. तो बेसिकली जो ये इन्वेजन्स थे, इनका एक कल्चरल एक्सचेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसकी वजह से इस्लाम का इन्फ्लुएंस जो था वो इंडिया में आना स्टार्ट हुआ था और ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया. और साथ साथ में इसका जो बहुत एक बड़ा इन्फ्लुएंस था वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पड़ा प्लस सोसाइटी में पड़ा. और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. Then is the invasions led to a new push in commerce as India became connected to the rest of the Asian continent. तो सिंस जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था इंडिया का, उसमें एक कॉमन रूल आ गया था, कॉमन एक एम्पायर आ गया था. सो उसकी वजह से क्या हुआ, जो कमर्स था, जो ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड था उस टाइम का, दैट वाज आल्सो बूस्टेड बिकॉज इंडिया बिकेम कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. द इन्वेजन्स आल्सो लेड टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन द रीजन. तो जो ये किंगडम्स थी गजनविद और घुरीद, इन्हीं से स्टार्ट होता है द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो दीज वर द वेरियस सिग्निफिकेंसेस ऑफ द invasions of Ghori. Now finally we discuss about the decline of Ghori's rule in India and the rise of Delhi Sultanate. So on his way back, Ghori was killed by one of the Khokhar assassins near the banks of Indus River. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि मोहम्मद घोरी जो था वो अपने घोर रीजन में वापस जा रहा था आफ्टर गिविंग हिज टेरिटरीज एंड द चार्ज टू कुतुबुद्दीन ऐबक. तो वापस जाते टाइम ही वॉज किल्ड बाय अ खोखर असैसिन नियर द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर. नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी इन 1206, Qutbuddin Aibak declared himself to be the ruler of an independent kingdom with Lahore as its capital that eventually evolved into the Delhi Sultanate. तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पता चला कि घोरी की डेथ हो गई है इन 1206, तो he declared himself to be the ruler of an independent kingdom. तो after the death of घोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंगडम का रूलर डिक्लेयर कर दिया था और जिसकी कैपिटल थी लाहौर में. एंड दैट स्लोली इवॉल्व इनटू द दिल्ली सल्तनत. तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी किंगडम वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली लाहौर में, तो दैट मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, दैट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. So this was all about the Ghaznavid and Ghurid Empire and in general the advent of Islam in India. So in the next classes we will discuss about the various dynasties of Delhi Sultanate.